यस। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछला चैप्टर अपन लोग जो डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में, आज उसी यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना जो होती है वो किसी भी फर्म या कंपनी की स्थायी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित होती है। मीन्स इसमें स्थायी पूंजी को शामिल किया जाता है। पूंजीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है जब आप कोई अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, वो टोटल अमाउंट जो होती है वो कहलाती है कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण। विभिन्न प्रकार के उद्योगों को जब आप स्थापित करते हैं तो आपको एस्टिमेट लेना पड़ता है कि विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए टोटल पैसा कितना चाहिए। जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कहलाती है कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण। पूंजीकरण की मात्रा निर्धारित करने के बाद अगला स्टेप होता है पूंजी की संरचना का निर्धारण करना। तो पूंजी संरचना का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप कह सकते हैं पूंजीकरण की जो राशि है उसको किन किन प्रतिभूतियों द्वारा किस अनुपात में प्राप्त करना है या किस अनुपात में उनको इकट्ठा करना है, उनको लाकर के इन्वेस्ट करना है, इसका निर्धारण जो होता है वो पूंजी संरचना के अंतर्गत किया जाता है। आप जानते हैं जब कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप स्वयं की पूंजी लगा सकते हैं, इक्विटी कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशधारियों से पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं शेयर्स को इशू करके। लॉन्ग टर्म डेट्स ले सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स पर कोई भी रिटर्न देना कंपलसरी नहीं होता है। जो प्रॉफिट टैक्स के बाद अवेलेबल होंगे, अगर डायरेक्टर्स चाहते हैं तो उनमें से उनको एक निश्चित प्रतिशत लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स और डिवेंचर्स की कॉस्ट फिक्स्ड होती है, उनको आपको एक निश्चित परसेंटेज में रिटर्न देना ही होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आप कह सकते हैं कि वो लाभ होगा अगर तो पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको डिविडेंड दिया जाएगा एक निश्चित दर से, और उसके बाद का लाभ इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। तो जब भी पूंजीकरण के बाद समस्या आती है कि स्ट्रक्चर को किस तरह से फिक्स किया जाए, तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। चाहे तो हम वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल मींस इक्विटी कैपिटल कितनी लगाएं, और दूसरी कैपिटल जिसको आप कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, स्थायी लागत वाली पूंजी, जिसमें प्रेफरेंस कैपिटल, डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स को शामिल करते हैं। तो इन प्रतिभूतियों का मिश्रण किस तरह से किया जाए, इस चीज का निर्धारण जो होता है वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पूंजी संरचना में इसका मतलब ये हुआ कि ये निर्णय लिया जाता है कि आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों से और कितना भाग ऋण पत्रों से एकत्र किया जाए। प्रेफरेंस शेयर्स तथा डिवेंचर्स को आप जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज बोलेंगे, और इक्विटी या रिजर्व्स की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर मैं फार्मूले में शो करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड्स। दीर्घकालीन जो निवेश होने जा रहा है उसका जो टोटल होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, वो इक्वल टू कैपिटलाइजेशन होता है। अब इसको किन किन माध्यमों से एकत्र करना है वो उसकी संरचना को निर्धारित करता है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं कैसे, इक्विटी कैपिटल आप लगा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, रिजर्व सरप्लस आपके पास है उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स ले सकते हैं और डिवेंचर्स आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब पूंजी संरचना के निर्धारण करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि
जो पूंजी है वो दो तरह की होगी, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो किस तरह की पूंजी किस अनुपात में हमें लगानी है, इसका निर्धारण करना ही पूंजी संरचना कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। एक टर्म होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये दो तीन टर्म है जिनको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब टोटल लॉन्ग टर्म फंड से होता है, दीर्घकालीन के लिए जिनका विनियोग किया जाता है। एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वित्तीय संरचना। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम लेते हैं कि जो कंपनी की एसेट्स हैं या वित्तीय व्यवस्था है, वो व्यवस्था संपत्तियों की उसने किस तरह से की है, या यूं कहिए कि बैलेंस शीट के एसेट साइड का जो टोटल होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के योग को बताता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में आप कहें, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म फंड्स को ही लेते हैं, जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात होगी तो हम लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म मींस करंट लायबिलिटीज को भी शामिल कर लेंगे। तो अल्टरनेटिवली मैं इसको लिख सकता हूं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब टोटल ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो एसेट साइड का टोटल है वो वित्तीय संरचना है। अगर उसको और चेंज करके लिखना चाहूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड्स। इसमें करंट लायबिलिटीज को और आप जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा वित्तीय संरचना, मींस संपत्तियों की व्यवस्था कंपनी या फर्म ने किस तरह से की है। कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म फंड्स की बात होगी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म फंड्स की बात होगी। एक टर्म और भी होता है एसेट स्ट्रक्चर। जो संपत्तियां हैं कंपनी की, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आप जानते हैं संपत्तियां कुछ फिक्स नेचर की होती हैं जिनको आप फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, स्थायी संपत्तियां। कुछ संपत्तियां होती हैं करंट एसेट्स, जिनका वर्ष के दौरान स्वरूप बदलता रहता है, वो करंट एसेट्स हैं। इसके बाद अदर एसेट्स इफ एनी, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। तो जो कंपनी है या फर्म है उसकी संपत्तियों का स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है एसेट स्ट्रक्चर। तो पॉइंट अपना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, उसमें दीर्घकालीन और फंड्स की बात है। दीर्घकालीन फंड्स आप इन सोर्सेज से इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड डिवेंचर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो पूंजी संरचना किसी भी कंपनी की है तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं और कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल या बाहरी तत्व कहलाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में देखिएगा, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, किस तरह की कंपनी है। सपोज मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, निर्माण का काम करती है, तो उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, मशीनें लानी पड़ेंगी, हैवी इन्वेस्टमेंट होगा। मींस वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट वाली कैपिटल या लॉन्ग टर्म फंड्स ज्यादा चाहिए होंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होगी। और अगर कोई कंपनी ट्रेडिंग का ही काम करती है, इट मींस उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल की आवश्यकता अधिक है, लॉन्ग टर्म पूंजी की आवश्यकता कम होगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारा व्यवसाय जो है उसकी प्रकृति क्या है, आय की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ इनकम, रेगुलरिटी ऑफ इनकम। आप जिस व्यवसाय को कर रहे हैं उसमें इनकम प्राप्त होने की या रिटर्न मिलने की संभावना या निश्चितता कितनी है। जब भी आप आउटसाइडर से पैसा उधार लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट्स के माध्यम से हो, चाहे डिवेंचर्स के माध्यम से हो, तो पैसा उधार लेने से पहले हमें इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि जो पैसा आप उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो पे करना है आपने डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म फंड्स को,
जितना आपको देना है उससे ज्यादा रिटर्न अगर आपको मिलता है तभी आप आउटसाइडर से फंड बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि 10% पे अगर पैसा उधार लाए और इन्वेस्ट किया और रिटर्न 8% ही है तो आप माइनस में जाएंगे। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिटर्न की संभावना कितनी है, निश्चितता कितनी है, इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी तरह से फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। अगर आप फ्यूचर में कोई और नया काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इस तरह से फ्यूचर की अगर प्लानिंग करते हैं तो क्या संभावना है, किस तरह की योजनाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए या शॉर्ट टर्म फंड चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, आप जिस संस्था को चला रहे हैं उसका परिचालन अनुपात क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मींस आप जिस संस्था को चला रहे हैं उनको चलाने के लिए परिचालन की लागतें या परिचालन के व्यय कितने % है सेल्स का। सपोज अगर 10,000 की सेल है आपकी और ऑपरेटिंग कॉस्ट है 5,000 की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,000 के, मींस 6,000 तो आपका 10,000 सेल हुई, 6,000 तो ऑपरेटिंग खर्चा है। इसका मतलब आपके पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वित्तीय संस्थाओं को पे करने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, 4,000। मींस 60% ऑपरेटिंग रेशियो है, 40% आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दें, चाहे लॉन्ग टर्म फंड्स के सप्लायर्स को आप दें। तो संस्था का परिचालन अनुपात कितना है, कितना प्रॉफिट अवेलेबल रहता है आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करने के लिए। इसी तरह से जो संस्था है उसका साइज क्या है। बड़ी संस्थाओं में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हम प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स या डिवेंचर से पैसा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर छोटी संस्था है, कम पूंजी की आवश्यकता होगी, तो जो ओनर हैं वो अपनी ही पूंजी से काम चला लेते हैं। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। इसी तरह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, पूंजी बाजार की दशाएं, फाइनेंशियल मार्केट की क्या स्थिति है। सपोज मंदी का दौर चल रहा है, मंदी का दौर होगा तो ब्याज कम होगा, कम रेट पर आपको पैसा मिलेगा, लेकिन रिटर्न की सर्टेनिटी कम होगी। मंदी है तो रिटर्न मिलना भी निश्चित नहीं होगा, ब्याज तो कम होगा, लेकिन रिटर्न आपको कितना मिलेगा ये निश्चित नहीं है। तो जो लोग जोखिम लेना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म जो डेट है वहां से पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट का मार्जिन अपना निकाल सकते हैं। इसी तरह से विनियोक्ताओं की प्रकृति क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह के हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए हैं। पूंजी निर्गमन की लागत, जो कैपिटल आप इशू करते हैं तो आप जानते हैं अंडरराइटिंग कमीशन होता है, प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। तो पूंजी को निर्गमन करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो क्या है। कंपनी या सरकार की वित्तीय नीतियां क्या हैं, जैसे आप जानते हैं डेट इक्विटी रेशियो एक होता है कि किसी भी कंपनी में डेट और इक्विटी का स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है 2:1। 1 रुपए आपने लगा रखा है तो आप अधिक से अधिक 2 रुपए आउटसाइडर से लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपकी जो क्रेडिट है मार्केट में वो सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 1 रुपए आपने लगाया, 2 रुपए आपने उधार लेकर के लगा रखा है। सपोज ये 4:1 हो जाए और कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइडर हैं उनका रिपेमेंट होना मुश्किल हो जाएगा, उनका पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। नतीजा क्या होता है, जब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा होगा तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइडर है वो आपको ऊंची रेट पर पैसा उधार देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, रिटर्न का परसेंटेज ज्यादा उनके फेवर में चला जाएगा।
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कम बचेगा। नतीजा ये होगा कि मार्केट में इक्विटी शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी। प्राइस गिरने से मार्केट में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी और क्रेडिट पर उसका इफेक्ट आएगा। तो या मार्केट में कंपटीशन की स्थिति कितनी है। कुल मिलाकर के जो कैपिटलाइजेशन किया मैंने, 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है। 10 लाख रुपए किन किन साधनों से करना है, कहां कहां से करना है, वो सारा डिसीजन लिया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्णय करते समय एक चीज हमें और भी ध्यान रखनी होती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार। समता पर व्यापार का शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई कंपनी स्वयं की पूंजी कम लगाए और उधार की पूंजी ज्यादा लगा करके व्यापार करती है, बाहर वालों का पैसा ज्यादा लगा होता है, तो वो कहलाता है समता पर व्यापार। समता पर व्यापार तभी किया जाता है जब बाहर वालों को जितना पैसा देना है उससे ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो। सपोज 8% पे मैं उधार लाया और 10% कमा रहा हूं, तो 8 तो उनको दे दूंगा और 2% जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बट जाएगा। तो समता पर व्यापार करना अंशधारियों के फेवर में होता है, उनका रिटर्न बढ़ जाता है। तो लेकिन ये तभी तक उचित है जब तक आप आउटसाइडर्स को जितना पे कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं। अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो इसका निगेटिव इफेक्ट होगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दो तरह की होती है, थिन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन थिन अर्न या न्यून समता पर व्यापार। थिन इक्विटी का मतलब आप अपनी इक्विटी कम लगाएंगे, इक्विटी कम होगी और आउटसाइडर का पैसा ज्यादा होगा। और एक होता है ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। थिक का मतलब आप अपना पैसा अधिक लगाएंगे, बाहर वालों का पैसा कम लगेगा, जिन पर फिक्स चार्जेस देने हैं, तो वो कहलाता है ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। तो समता पर व्यापार दो तरह से होगा। आप अपनी पूंजी अगर अधिक लगाएंगे तो वो कहलाता है ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी, और जब आउटसाइडर्स का पैसा मींस डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ज्यादा हो और इक्विटी कम हो, तो वो कहलाता है ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। इसी तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण करते समय एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है, कैपिटल गियरिंग, पूंजी दंतीकरण। पूंजी दंतीकरण का मतलब जो फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल है और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल है, उनका रेशियो क्या है, वो रेशियो बताता है कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग का रेशियो निकालते हैं हम। फिक्स चार्ज कैपिटल, फिक्स चार्ज का मतलब जिन पर स्थायी रिटर्न देना है, प्रेफरेंस डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, डिवाइडेड बाय वेरिएबल चार्ज कैपिटल, इक्विटी रिजर्व प्लस सरप्लस। इनका जो रेशियो है वो रेशियो कहलाता है पूंजी दंतीकरण अनुपात, कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग भी दो तरह की होती है, हाई गियरिंग एंड लो गियरिंग। हाई गियरिंग का मतलब इक्विटी जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, पूंजीकरण है, 10 लाख रुपए है, 2 लाख तो मैं इक्विटी लगाता हूं और 8 लाख आउटसाइडर्स का, तो वो कहलाएगा हाई गियरिंग। 10 लाख में 8 लाख मैं लगाता हूं और 2 लाख उधार लेकर के लगाता हूं, प्रेफरेंस डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म डेट्स का, तो वो कहलाता है लो गियरिंग। माना यह जाता है कि जब आप अपना व्यापार शुरू करते हैं तो उस समय आपको लो गियरिंग से गाड़ी चलाते हैं, तो सिस्टम होता है पहले लो गियर होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यही सिस्टम यहां पर होता है। जब आप अपना व्यापार शुरू करें उस समय लो गियरिंग से करना चाहिए। लो गियरिंग का मतलब इक्विटी अधिक रखिए, बाहर वालों का पैसा कम लगाइए, क्योंकि बाहर वालों का पैसा कम होगा तो फिक्स चार्ज कम होंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट आप पर्याप्त नहीं कमा पा रहे होंगे, तो आपके पास अननेसेसरी बर्डन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए, मोमेंटम में आ जाए बिजनेस, तो फिर आपको गियर बढ़ाते जाना चाहिए, मींस इक्विटी कम करके आउटसाइडर का पैसा अधिक लगाते जाना चाहिए। नतीजा ये होगा कि आउटसाइडर को एक फिक्स परसेंटेज देंगे और उससे जितना सरप्लस में कमा रहे होंगे
वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा, तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के कैपिटल बियरिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का रेशियो निकालते हैं और हम देखते हैं कि संस्था जो है वो स्टार्टिंग में लो गियरिंग में होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो उसको हाई गियरिंग की तरफ मूव करना चाहिए। इसी तरह से ईबीआईटी का एक पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस होता है। आप कह रहे हैं कि अगर सपोज 10% मैं कमा रहा हूं, बाहर पैसा 8% पे मिल रहा है, तो बाहर से पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर देना चाहिए, 8 उनको दे देंगे, 2% बच जाएगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा, ईपीएस बढ़ेगी, मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी। लेकिन ये कब तक होना चाहिए? इंडिफरेंस पॉइंट हमें ये बताता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का वो कौन सा लेवल है जहां तक हम बाहर वालों का पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ईबीआईटी का जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस होता है वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं, x माइनस I1 मल्टीप्लाइड I1 माइनस T फॉर टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। S1 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल, दूसरा ऑप्शन x माइनस I2 1 माइनस T माइनस पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड। S2 का मतलब सेकंड ऑप्शन में आपकी इक्विटी शेयर्स की नंबर या उनकी पूंजी कितनी है। इनका एब्रिविएशन का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कुल मिलाकर के ये बताता है वो बिंदु होता है जिस पर विनियोजित पूंजी की रिटर्न, जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर रेट ऑफ रिटर्न और ऋण पत्रों पर देय ब्याज की दर समान हो जाती है। इस स्तर में आप कोई भी आप मिक्स कर दें, डेट इक्विटी का कोई भी रेशियो मिक्स करें, ईपीएस अप्रभावित रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस में यही होता है कि अतिरिक्त जो लागत है पैसा उधार लेकर लगाने की और अतिरिक्त इनकम है वो उस लेवल पे जाकर के बराबर हो जाती है, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इस पॉइंट के से अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो ऋण पत्रों को इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक फिक्स परसेंटेज से पे करेंगे और रिटर्न में जो ज्यादा मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को किस अनुपात में, किस अमाउंट में मिक्स करना चाहिए ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें, इसको करने के लिए आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या कैपिटल गियरिंग या पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का भी आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में आज मैंने चर्चा की आपसे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।